तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका देवोजीत फिर एक बार। तो चलिए आगे बढ़े। हाँ, तो देखिए ये सेशन लेकिन हमारा इस चैप्टर का लास्ट सेशन होगा, ठीक है। और इस सेशन में हम लास्ट जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स को एक फ्लो चार्ट के साथ पढ़े थे ना, उन्हीं को थोड़ी डिटेल्स के साथ समझ लेंगे, ताकि इसके बाद इस चैप्टर में हमें इतनी इतनी सी भी तकलीफ ना रहे, ठीक है। तो चलो चलते हैं हम हमारी अगली यात्रा पर। ना व्हाट इज रिडक्शन। रिडक्शन के बारे में बार बार बोल रहे थे हम लोग। लास्ट स्लाइड में हमें रिडक्शन मिला ना। तो रिडक्शन क्या चीज़ है? रिडक्शन मतलब होता है जब कोई भी मेटल को, ठीक है, कोई भी मेटेलिक ऑक्साइड्स को अपना मेटल फॉर्म में लाने के लिए उस ऑक्साइड से उसको सेपरेट कर दिया जाता है। दैट प्रोसेस इज रिडक्शन। आपको क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों टर्म मिला होगा। व्हाट इज रिडक्शन? रिडक्शन मीन्स द प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स नाइबरिंग कंपाउंड। उसका नाइबरिंग जो कंपाउंड है जिसके साथ वो कंपाउंड फॉर्म होके बैठा हुआ है, उससे उस ऑक्सीजन को हटा देना को हम लोग क्या बोलते हैं? रिडक्शन, है ना। तो यहाँ पे क्या करना है? अल्टीमेटली वही तो करना है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। डेफिनेशन के तौर पे इसको हम लोग समझते हैं। तो ऑक्साइड मेटल जो ऑक्साइड फॉर्म में है उससे उसका ऑक्सीजन को हटाना है, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग रिडक्शन। कैसे हटेगा? हीट करके। जितना हीट करोगे ऑक्सीजन सेपरेट होता जाएगा। अंडरस्टूड? अब देखो आगे बढ़े। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं हम लोग। लेट्स लर्न अबाउट द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एंड लीस्ट रिएक्टिविटी। ठीक है, हम लोग फ्लो चार्ट में समझ लिए लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को सेपरेट करने का जो की कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसके बाद मिडिल रिएक्टिव एलिमेंट को मेटल्स को हटाने का जो की कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हाई रिएक्टिव एलिमेंट को मेटल्स फॉर्म में, प्योर फॉर्म में लाने का जो की कॉन्सेप्ट है। तीनों को सेपरेटली थोड़ा कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ लिए ना। अभी थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ साथ हम लोग इसको जानते हैं तो याद रहेगा, ठीक है। हम लोग एग्जाम में इसको थोड़ा डिटेल्स में लिख सकते हैं। एग्जाम में थोड़ा ज़्यादा मार्क्स का आता है, तो ज़्यादा मार्क्स वाला क्वेश्चन आएगा तो उसमें एक दो लाइन लिखने से नहीं होगा, ठीक है। तो लेट्स लर्न अबाउट फर्स्ट टॉपिक और दैट एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ लीस्ट रिएक्टिविटी। लीस्ट रिएक्टिव मेटल को हम लोग जब एक्सट्रैक्ट करेंगे तो कैसा प्रोसेस को हमें फॉलो करना है। दो एग्जाम्पल्स के तौर पर हम लोग इस चीज़ को समझते हैं। एक हो गया मर्क्यूरी, एक हो गया कॉपर, ठीक है। अब दोनों जो कि लीस्ट रिएक्टिव सीरीज से आता है, ठीक है। हमारा जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें देखिए एकदम बॉटम में है, नीचे, ठीक है। तो ये हमेशा सल्फाइड ओर में आपको प्रेजेंट मिलेगा, ठीक है। कार्बोनेट ओर में नहीं मिलता है, सल्फाइड ओर में। तो जब मर्क्यूरी सल्फाइड ओर में प्रेजेंट है, अपना सल्फाइड ओर के साथ दोस्ती बना के बैठा हुआ है, उसको नाम देते हैं हम लोग सिनाबार। दिस इज आवर कॉमर्शियल नेम, ठीक है। सिनाबार नाम देते हैं। सिनाबार मतलब मर्क्यूरी आपका सल्फाइड ओर बना के बैठा हुआ है, मतलब सल्फाइड ओर में आपको मर्क्यूरी मिल रहा है, मर्क्यूरिक सल्फाइड ओर। अंडरस्टूड? और कॉपर ग्लैंस नाम दिया जाता है जब कॉपर सल्फाइड ओर में प्रेजेंट हो, ठीक है। तो सल्फाइड ओर ऑफ कॉपर, इसको आप लोग थोड़ा शॉर्ट में जान लीजिए। हम लोग शॉर्ट में मैं थोड़ा लिख दूं, ठीक है। सल्फाइड ओर ऑफ मर्क्यूरी क्या होता है ये? दिस इज नोन एज सिनाबार। इसको हम लोग सिनाबार बोलते हैं, ठीक है। इस बात को आप लिख लीजिए, याद रहेगा आपको। सल्फाइड ओर, मर्क्यूरी का सल्फाइड ओर को हम लोग सिनाबार बोलते हैं। और दूसरा बात है कॉपर ग्लैंस, किसको बोलते हैं हम लोग? कॉपर का सल्फाइड ओर को। मतलब कॉपर जब सल्फार के साथ अपना बॉन्ड बना के रखा है, अपना कंपाउंड फॉर्म करके बैठा हुआ है, तो सल्फाइड ओर ऑफ कॉपर इज योर कॉपर ग्लैंस, ठीक है। ये वर्ड अभी आपका फेमिलियर हो गया, पता चल जाएगा आपको। कॉपर ग्लैंस यानी सल्फाइड ओर ऑफ कॉपर, सिनाबार यानी सल्फाइड ओर ऑफ मर्क्यूरी। नो डाउट? ओके। अब तो भाई कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए भाई। ओके, रिएक्शन देखिए कैसे बनता है। अब ये तो समझ में आ गया ना। अब इसको तो अलग करना है ना। नाम तो हमें पता चल गया, जब सल्फाइड ओर में जब तक प्रेजेंट है उसका नाम सिनाबार हो जाता है, मर्क्यूरी का। और जब कॉपर जब सल्फाइड ओर में प्रेजेंट रहता है जब तक उसको बोला जाता है कॉपर ग्लैंस, ठीक है। अब उनको जो ऑक्साइड फॉर्म में लेके आना है प्यूरिफाई करने के लिए, तो उसका जो मेथड, जिस मेथड से हम लोग लेके आएंगे, ठीक है, कुछ रिएक्शंस हमें फॉलो करना पड़ता है। रिएक्शंस क्या है देखो। फर्स्ट टेक द एग्जांपल ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। सल्फाइड ओर में प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हमने रोस्टिंग मेथड का फॉलो कर रहे हैं ना इधर। तो रोस्टिंग मेथड फॉलो करना है तो ऑक्सीजन का प्रेजेंस में एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन से इसको हम लोग हीट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हीट, दिस इज द सिंबल ऑफ हीट। रिमेंबर, ये ट्रायंगल वाला सिंबल होता है हीट में। रिएक्शन के ऊपर एरो के ऊपर अगर ऐसा सिंबल है आपको याद रखना, हीट कर रहे हैं हम लोग। तो हीट कर दिया, किस में कन्वर्ट हो गया? मर्क्यूरिक ऑक्साइड में, ठीक है।
और साथ ही साथ सल्फर, मैं एक चीज़ थोड़ा पहले डिस्कस किया था ना, सल्फर प्रेजेंट है तो निकल के सल्फाइड डाइऑक्साइड बन के बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में निकल जाएगा, दिस इज बाई प्रोडक्ट निकल गया। और ये जो मेटेलिक ऑक्साइड जो हमें मिला अभी मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ये फर्दर इसको फिर से रिडक्शन करना पड़ेगा, है ना, ये रिडक्शन प्रोसेस आप लोग पढ़े है ना, बात समझ में आ रहा है, इसमें कन्फ्यूजन तो नहीं है। पहले हमने उसको रोस्टिंग मेथड से ऑक्साइड में कन्वर्ट किया, अब सेकेंड मेथड में ऑक्साइड को प्योर मेटल में कन्वर्ट किया जा रहा है। कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग, इसको हीट देना है, इस पर भी हम लोग हीट देंगे, तो हीट देंगे तो क्या बन जाएगा, ये ऑक्सीजन इससे रिड्यूस्ड होकर अलग हो जाएगा। यानी हम लोग ऑक्सीजन को तो रिड्यूस नहीं बोल सकते, ऑक्सीजन के वजह से ही तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन काम कर रहा है। जिस मेटल के साथ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यानी मर्क्यूरी, यहाँ पे मर्क्यूरी खुद रिड्यूस हो रहा है, अंडरस्टूड, और ऑक्सीजन निकल के चला गया, समझ में आ रहा है, ओके। नाउ लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ कॉपर सल्फाइड। अब कॉपर सल्फाइड को भी समझते हैं ना, अब देखो कॉपर सल्फाइड को देखो, देख रहे हो इधर स्क्रीन में कॉपर सल्फाइड। कॉपर सल्फाइड का भी क्या है, सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं ये भी, ठीक है। सल्फाइड और में प्रेजेंट था इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, रोस्टिंग मेथड, ठीक है, इसमें भी रोस्टिंग मेथड फॉलो किया हमने, रोस्टिंग मेथड फॉलो करके हीट दिया। देखिए इधर पे हीट सिंबल आने वाला है, हीट सिंबल आ गया, ठीक है। हीट, दिस सिंबल मीन्स इट इंडिकेटिंग दैट वी आर हीटिंग द ओर को हम लोग हीट कर रहे हैं, किसके लिए, प्योर मेटल में। इसमें तो भाई गजब ही होगा, मज़ा आ गया, क्या मज़ा आ गया, प्योर मेटल में अल्टीमेटली कन्वर्ट ही हो गया वो, ठीक है। लीस्ट रिएक्टिव है ना, हमने क्या पढ़ा था, लीस्ट रिएक्टिव में उतना उसमें इंप्योरिटी प्रेजेंट नहीं हो रहता है, तो डायरेक्टली प्योर मेटल में आ गया। कुछ थोड़ा बहुत, जैसे ये मर्क्यूरी ऑक्साइड के केस में हमने देखा थोड़ा बहुत ऑक्साइड प्रेजेंट रहता है, लेकिन ज़्यादातर केस में ये क्या हो जाता है, ठीक है, कुछ एलिमेंट्स में, यानी कुछ मेटल्स, लेस रिएक्टिव मेटल्स क्या होता है, डायरेक्टली सल्फाइड ओर से रोस्टिंग मेथड से जब उसको हीट किया जाता है तो डायरेक्टली मेटल फॉर्म में आ जाता है। और सल्फर डाइऑक्साइड देखिए फिर से अगेन निकल गया, ये जो सल्फर और ऑक्साइड है निकल गया, समझ में आ रहा है बात। और सेकेंड मेथड में देखिए क्या किया जा रहा है, अगर वो ऑक्साइड फॉर्म में आ गया, इन केस नहीं आया, डायरेक्टली मेटल मिल गया, तब तो भाई उधर पे रिएक्शन खत्म। और इन केस हमें कॉपर ऑक्साइड फॉर्म में आ गया, तो फिर से क्या कर सकते हैं हम लोग, जो बचा हुआ कॉपर सल्फाइड और है, ठीक है, थोड़ा बहुत हमें कॉपर सल्फाइड और भी, तो सब तो एक साथ नहीं कर पाएंगे हम लोग, थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा। तो सपोज कुछ कॉपर ऑक्साइड फॉर्म में आ गया, उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, सल्फाइड और के साथ आपस में रिएक्ट करवा सकते हैं। देखिए इधर पे कॉपर सल्फाइड के साथ कॉपर ऑक्साइड को हमने रिएक्ट करवा दिया, तो क्या हो गया, इससे भी हमें डायरेक्टली प्योर कॉपर मिल जाता है, अंडरस्टूड। इस प्रोसेस से भी, एक तो हमें सिंपल रोस्टिंग मेथड से भी हम लोग को मिल सकता है, दूसरा मेथड कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फाइड दोनों को हम लोग आपस में भी रिएक्ट करेंगे ना, तो भी प्योर मेटल मिल जाएगा, अल्टीमेटली सल्फाइड और निकल जाएगा, अंडरस्टूड। नाउ कम्स टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ मिडिल रिएक्टिव एलिमेंट्स या फिर मिडिल रिएक्टिव मेटल्स। इस कैटेगरी में कौन कौन आ जाएगा भाई, हाथ उठाओ सब, है ना। आयरन हाथ उठाओ, जिंक हाथ उठाओ, लीड हाथ उठाओ, 3 आ गया भाई। आयरन आ गया, आयरन का सिंबल होता है Fe, ठीक है। जिंक आ गया, जिंक का सिंबल होता है Zn, ठीक है। लीड का सिंबल क्या होता है भाई, अरे बोलो Pb, ठीक है, कैपिटल P स्मॉल b, अंडरस्टूड। तो ये सब एलिमेंट्स किस में आता है, ये सब एलिमेंट्स आता है मिडिल रिएक्टिव सीरीज में, ठीक है। ये ना तो एकदम कम रिएक्टिव होगा और इसको हम लोग, और ना तो हम लोग इसको ज़्यादा रिएक्टिव वाला कैटेगरी में रख सकते हैं, ठीक है। ये भाई रिएक्टिव करेगा भी और उतना ज़बरदस्त रिएक्टिव भी नहीं करता है कभी कभी, ठीक है। तो हम लोग इसको बहुत टॉप कैटेगरी भी नहीं दे सकते, टॉप रैंकिंग भी नहीं दे सकते, लोअर कैटेगरी में भी नहीं रख सकते, ठीक है। मीडियम है भाई, हमेशा मीडियम रहो, नो टेंशन, ठीक है। तो ऐसा एलिमेंट्स हमेशा किस फॉर्म में रहता है, दोनों ओर में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो कौन कौन सा एलिमेंट दोनों ओर में प्रेजेंट होगा, अब लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट सिर्फ सल्फाइड ओर में मिलता है हमें, कार्बोनेट ओर में बहुत कम, मतलब नेग्लिजिबल अमाउंट में मिलेगा। लेकिन मिडिल रिएक्टिव एलिमेंट सल्फाइड ओर में भी प्रेजेंट होगा और कार्बोनेट ओर में भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब इनको क्या करना है, वही 2 मेथड को एक साथ लगाना है, लगाने के बाद फाइनली हमें क्या करना है, रिडक्शन प्रोसेस को फॉलो करना है। पहुँच दें, देखो अब देखो, जैसे कार्बोनेट और सल्फाइड ओर है, ठीक है, ओके। तो कार्बोनेट और सल्फाइड ओर है मेटल्स का, दोनों को पहला स्टेप हमें करना क्या है, उसको फर्स्ट उसका रेस्पेक्टिव ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। पहली बार फिर से बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो भाई, ले लो एग्जाम्पल लेके समझते हैं हम। ओके सर, एग्जाम्पल आ गया सर, और एग्जाम्पल ले लो सर, इससे काफ़ी नहीं है। ओके सर, खुशी हो गया हम, देखो, ठीक है। तो आयरन का एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग इधर। तो आयरन क्या है, ऑक्साइड फॉर्म में प्रेजेंट है। ऑक्साइड फॉर्म में आया कैसे, ये तो समझ में आ गया। ऑक्साइड फॉर्म में आया रोस्टिंग मेथड से, है ना।
सल्फाइड ओर में प्रेजेंट था तो रोस्टिंग मेथड से हमें लाना है। कार्बोनेट ओर में प्रेजेंट था तो हमें किस फॉर्म में लाना है? सपोज फेरस कार्बोनेट, फेरस सल्फाइड प्रेजेंट में ओर में प्रेजेंट है तो हो गया आपका, क्या हो गया, ऐसा ओर में प्रेजेंट है तो इसमें रोस्टिंग मेथड लगाना है। हॉट प्रोसेस रोस्टिंग। और कार्बोनेट ओर में प्रेजेंट है तो इसमें हमें क्या करना है? इस प्रोसेस में हमें कैल्सिनेशन लगाना है। समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है। तो कॉन्फ्यूज नहीं होना है। सल्फाइड ओर में प्रेजेंट है तो रोस्टिंग, कार्बोनेट ओर में प्रेजेंट है तो कैल्सिनेशन। नीड नॉट टू कन्फ्यूज। ओके ओके, अब दोनों प्रोसेस से जो भी प्रोसेस हमने लगाना था लगा दिया। अब वो ऑक्साइड फॉर्म में आ चुका है, अभी पीछे हमें जाने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलो, अभी ऑक्साइड फॉर्म में आ चुका है तो अभी करना क्या है? इसको एक एजेंट लेना है। कैसा एजेंट लेना है? अभी उसको रिडक्शन करना है तो रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ेगा। तो ऐसा एजेंट हमें लेंगे, हम इसको लेंगे जो आयरन ऑक्साइड से, यानी उसका जो ऑक्साइड ओर है उससे उस ऑक्सीजन को छीन सके, है ना, अलग कर सके। तो यहाँ पे हमने इस तौर पर किसको लिया? कार्बन को लिया, है ना। तो कार्बन क्या करेगा? इधर आयरन ऑक्साइड के साथ जब इसको रिएक्ट करने के लिए छोड़ दिया गया तो ये तुरंत जाके कार्बन को, आयरन को बोलेगा, भाई तेरे से ऑक्सीजन मुझे दे दे बाबा। आयरन बोलेगा मैं नहीं दूंगा, लेना है तो ले ले, अगर ले सकता है तो ले ले। तो कार्बन बोलेगा मेरा ताकत नहीं देखा तू, ठीक है, सीधा उंगली से घी नहीं उठेगा तो मैं टेढ़ा करूँगा, चल ले लिया, ठीक है। ऐसा बोल के झगड़ा वगड़ा करके कार्बन आयरन से ऑक्सीजन को हटा दिया, हटा के खुद अपने पास लेके चला गया, वो बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में निकल गया। दिस इज आवर बाय प्रोडक्ट, ठीक है। और अल्टीमेटली आयरन बहुत चालाक है, लेकिन ठीक है, इसने ऐसे ही झगड़ा कर रहा था, लेकिन इसको तो अलग ही होना था, इसको तो प्योर फॉर्म में आना था। तो ये अल्टीमेटली खुद क्या हो गया? आयरन खुद क्या हो गया? प्योर फॉर्म में आ गया। देखिए आप इधर, है ना। तो आयरन खुद प्योर फॉर्म में आ गया। देखिए आयरन यहाँ पे आयरन ऑक्साइड फॉर्म में था, प्योर फॉर्म में आ गया। कार्बन ऑक्सीजन को छीन के कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ठीक है। तो कार्बन पहले छीन लिया, उसके बाद आयरन अलग अकेला बन गया। अंडरस्टूड? प्योर फॉर्म में आ गया। दिस इज द प्योर स्टेट ऑफ कार्बन। प्योर स्टेट ऑफ कार्बन, अरे नहीं भाई, प्योर स्टेट ऑफ आयरन, Fe, है ना, आयरन का प्योर स्टेट। अंडरस्टूड? अब लेड भी अनदर एग्जांपल है। लेड में भी सेम प्रोसेस हो रहा है। कार्बन आ गया रिड्यूसिंग एजेंट, है ना, ये रिड्यूस करेगा इसको, जो रिड्यूस करने में मदद करता हो किसी दूसरों को, दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो कार्बन इधर ऑक्सीजन से लेड को अलग करना चाह रहा है, मतलब लेड को रिड्यूस करना चाह रहा है। तो ऑक्सीजन को लेके वो चला गया, ठीक है। देखिए ऑक्सीजन को लिया, ऐसे ऑक्सीजन को लिया, चला गया, बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में निकल गया। अब लेड क्या बन गया? प्योर फॉर्म में आ गया, ठीक है। दिस इज प्योर फॉर्म, प्योर प्योर। और सर अब कैसा लिख रहे हैं भाई, समझ में नहीं आ रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ओके देख लो, अभी समझ में जरूर आ जाएगा, गारंटेड, एकदम श्योर बोल रहा हूँ, ठीक है। तो लेड यहाँ पे अलग हो गया। दिस इज नॉन एज प्योर फॉर्म ऑफ लेड, यानी प्योर लेड बोल सकते हो इसको, ठीक है। प्योर मेटल, प्योर स्टेट में आ गया ये, प्योर स्टेट। गॉट द पॉइंट? आगे बढ़े? ओके देखो, नाउ कम्स हाई रिएक्टिविटी। भाई डर लग रहा है कि नहीं? किसी को डर लग रहा है? अरे डरने का क्या ज़रूरत है, ये क्या उखाड़ लेगा हमारा, है ना। हमें तो इसको पढ़ना है। तो देखो, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी सच एज सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एटसेट्रा आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। भाई बहुत जल्दी बोल दिया क्या? ठीक है, फिर से एक बार दोहराता हूँ, है ना। तो जो हाई रिएक्टिव मेटल है, जैसे आपका सोडियम हो गया है, उसके बाद कैल्शियम हो गया Ca, उसके बाद मैग्नीशियम हो गया Mg, माय गॉड, है ना, एल्यूमिनियम Al, ये सब एलिमेंट्स क्या है? मेटल्स है, हाई रिएक्टिव रैंकिंग में आने वाला, ये सब हाई रिएक्टिविटी में आता है, ठीक है। इससे दूसरा किसी का लेना देना नहीं है, हाई रिएक्टिव है, कोई भी मिलेगा रिएक्ट कर लेगा एकदम डायरेक्ट जाके, ठीक है। मतलब सामने कोई भी मिलता है, मतलब कोई कोई होता है ना, सामने कोई भी मिलेगा, खुद जाके उसको टांग लड़ाना है, उसके पीछे जाके खुद जाके झगड़ा शुरू कर देता है। तो इसका ये काम है, हाई रिएक्टिव है बहुत। भाई तुम लोग तो बहुत अच्छे हो, है ना। तो ऐसा एलिमेंट्स को, ऐसा मेटल्स को हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? तो दिस टाइप ऑफ मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स। ओके, दिखाई दे रहा है मैं कहाँ पे बोल रहा हूँ? सो दिस टाइप ऑफ मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, ठीक है, वी विल लर्न नाउ, ठीक है। सो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन क्या है, इसको आप लोग समझेंगे। थोड़ा डेफिनेशन, नाम से इसको समझ जाएं। रिडक्शन यानी रिड्यूस करना है, किसको? मेटल को, ताकि वो प्योर स्टेट में आ जाए। इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रिक करंट पास करके, समझ में आ रहा है बात? तो इलेक्ट्रिसिटी पास करके जब किसी मेटल को रिड्यूस किया जाता है, हमने पढ़ा था ना एक चीज़,
थोड़ा पहले थोड़ा रिमाइंड करो, अपना कॉपी में अगर लिख लिए तो उसको थोड़ा देख लो, लिखना तो है ही आपको कॉपी में। उसमें मैंने बोला था कि हाई रिएक्टिव मेटल एलिमेंट को क्या करना है, वो जो फ्लो चार्ट में आप लोग देख लीजिए कि पहले उसको मोल्टेन स्टेट में लेके आना है, उसका ओर को, किसको, हाई रिएक्टिव मेटल्स का ओर को मोल्टेन स्टेट में लेके आना है। उसके बाद उसमें क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट में डायरेक्टली वो प्यूरिफाई फॉर्म में आ गया, है ना, प्योर फॉर्म में आ गया। तो उसी चीज़ को अभी हम लोग इधर पे थोड़ा सा खोल के पढ़ेंगे ताकि ये टर्म कभी भी दिमाग से ना हटे, ठीक है। तो ना हटने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा एक्सपेरिमेंटली समझना पड़ेगा। भाई एक्सपेरिमेंट कराएंगे हम, अरे भाई बहुत खुशी की बात है, एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं हम लोग, अरे बहुत मज़ा आएगा सर। ओके देखो, तो दिस मेटल्स कैन नॉट बी रिड्यूस्ड यूजिंग कार्बन बिकॉज कार्बन इज लेस रिएक्टिव देन देम, है ना। तो इन मेटल्सों को क्या करना है, रिड्यूस नहीं किया जा सकता सिंपल मेथड से। मतलब सिंपल मेथड यानी जो हम लोग इसमें मेथड लगा रहे थे, ठीक है, मिडिल रिएक्टिविटी में, लीस्ट रिएक्टिव में, रोस्टिंग हो गया, कैल्सिनेशन हो गया, इस मेथड से इसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते। इसमें करंट का झटका देना पड़ेगा इसको, ठीक है, झटका देंगे तब ये भटका बनेगा, है ना। तो इसलिए क्या करना है, इसमें हम लोग यहाँ पे क्या लिखा है, कार्बन को हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे हमने कार्बन यूज़ किया ना, देखो कार्बन यूज़ किया, क्यों यूज़ किया, क्योंकि कार्बन का कैपेबिलिटी है कि ये सब एलिमेंट को, जैसे आयरन हो गया, आपका लीड हो गया, ये सब एलिमेंट को वो आराम से रिड्यूस कर सकता है। लेकिन इतने बड़े बड़े एलिमेंट्स को, ठीक है भाई, इसके पास बहुत पैसा है, बहुत अमीर है लोग, भाई हाईली रिएक्टिव है, तो इनको अलग करने का कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि कार्बन खुद इससे लेस रिएक्टिव है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा था, इसमें अल्टीमेटली ऊपर वाला दो रिएक्शन को देखो, यहाँ पे अल्टीमेटली क्या हो रहा है, इसमें तो वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही तो हो रहा है ना, मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को हटा रहे हैं। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल नहीं है इन विद द हेल्प ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन से हम लोग इधर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं कर सकते, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी का हेल्प लेना पड़ेगा। तो हेल्प ले, चलो करंट का झटका देते हैं इसको थोड़ा, अभी समझ जाएगा ये। ना व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, ओके लर्न इट। देखो, इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द मोल्टेन स्टेट ऑफ मेटल ओर। व्हाट इज रिटन यार, देखो इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है कब, जब वो अपना मेल्ट स्टेट, मोल्टेन स्टेट में मेल्ट हो जाए, वो मेटल और इतना टेम्परेचर दिया जाए कि वो मेल्ट हो जाए। जैसे वो मेल्ट हो गया, मेल्ट होने लग रहा है, तभी उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कर दिया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट धीरे धीरे पास करना है, अलाउ कर दिया जाता है। जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो क्या होगा, मेटल बीइंग पॉजिटिवली चार्ज। अब इसमें होता क्या है, देखो जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करें ना, इसमें एक सिचुएशन क्रिएट होता है। क्या होता है, इसमें जो मेटल निकल रहा है ना, वो क्या करेगा, अब मेटल, एक चीज़ पता है ना, मेटल हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था एक चीज़, है ना, कि देखिए हर चीज़ का लिंक है, समझना है आपको कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि मेटल हमेशा आयनिक बॉन्ड बनाएगा। अब आयनिक बॉन्ड से उसको ज़बरदस्ती हटा दिया तो क्या करेगा, मोल्ट फॉर्म में आ गया तो हट जाएगा ना, मेल्ट स्टेट में मेल्टिंग हो रहा है, तो हट रहा है वो अपना नाइबरिंग एटम से जिसके साथ बॉन्ड बना कर रखा था। अब हटेगा तो क्या होगा, उसमें अपना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि मेटल का चार्ज क्या है, पॉजिटिव आयन बना के रखता है ये, ठीक है। M फॉर मेटल, कोई भी मेटल ले लो आप, Na तो Na+ होगा, Mg ले लो तो Mg2+ होगा, ठीक है। एल्यूमिनियम ले लो, Al3+ हो जाएगा, तो सबके पास प्लस चार्ज है, यानी पॉजिटिव आयन बना के रखता है अपने पास, हमें अपने साथ हमेशा, ठीक है। तो मेटल पॉजिटिव चार्ज, जैसे हम लोग उसको इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर से पास करेंगे, जब वो मोल्टेन स्टेट में आ जाएगा, तब हम लोग उसके अंदर से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या होगा, उसका जो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज वाला मेटल है, वो क्या करेगा, कैथोड में जाकर डिपॉजिट हो जाएगा। अब नया टर्म आ गया, थोड़ा कॉन्फ्यूज नहीं होना इसमें, ठीक है। आप कॉन्फ्यूज हो रहे हैं क्या, कॉन्फ्यूज नहीं होना है, एकदम बहुत ईजी है। देखो हम लोग इसको डिटेल्स में, अभी इसलिए मैं बोला थोड़ा कि डिटेल्स में इस चीज़ को पढ़ना है। कैथोड यानी इसमें हमें थोड़ा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेना है ना। उसमें कल भी थोड़ा पढ़ा था हमने कि सॉल्यूशन लेना है ना, उसमें मेटल्स डालना है, इलेक्ट्रोड का काम करेगा। तो इलेक्ट्रोड डायग्राम समझना है और कुछ नहीं है भाई, बहुत इजी है ना। इलेक्ट्रोड डायग्राम हम पढ़ेंगे, बस सब समझ में आ जाएगा, नो टेंशन। कैथोड एनोड क्या है, इलेक्ट्रोड, है ना। बैटरी आप देखें, बैटरी के अंदर एक कार्बन रॉड होता है ना, ठीक है। ऐसा ही रॉड हम लोग, ऐसा रॉड के फॉर्म में जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, दैट इज कैथोड एनोड का काम करते हैं सब वो, ठीक है। चलो सिंपल से चीज़ हम लोग जान लेते हैं। अब डेफिनेशन में, सिर्फ डेफिनेशन में ध्यान दो, जो मैं बोल रहा हूँ उसमें सिर्फ ध्यान दो, ठीक है। इसमें कॉन्फ्यूज नहीं होना है। अभी जब नेक्स्ट हम लोग थोड़ा आगे जाके पढ़ेंगे, ये बात आपको पानी जैसा लगेगा। देखिए जैसे एक एग्जांपल के तौर पर हम लोग देखते हैं, जैसे, ठीक है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, व्हाट इज रिटन हियर, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू मोल्टेन स्टेट। वही चीज़ फिर से आ रहा है ना, ठीक है, वही चीज़ को आप लोग समझना है कि मोल्टेन स्टेट में, बार बार बता रहा हूँ मैं, देखिए मोल्टेन स्टेट में जब मेटल ओर है, मतलब उसको मोल्टेन स्टेट में जब
पहुंचाया गया, उसके बाद उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास किया जा रहा है, ठीक है। अब मोल्टन स्टेट में लाओ, या फिर हम लोग इस चीज़ को सॉल्यूशन से भी समझ सकते हैं, जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन। सोडियम क्लोराइड क्या है, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड दिख रहे हैं आप लोग, ठीक है। सोडियम इज ए मेटल एंड व्हेन इट कॉम्बाइंस विथ क्लोरीन इट बिकम्स सॉल्ट। तो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, तो एक सॉल्ट सॉल्यूशन के तौर पर भी हम लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं, ये इलेक्ट्रिक करंट वाला, ये इलेक्ट्रिक रिडक्शन वाला टॉपिक को, ठीक है। तब जाके सोडियम मेटल कैथोड में डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। तो नाम से हम लोग इस चीज़ को समझ लिया, अभी एक फिगर से समझ लेते हैं। देखो ये हो गया आपका बीकर, बीकर में हमने क्या कर दिया, सॉल्ट सॉल्यूशन ले लिया। कौन सा सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट, ठीक है। क्योंकि हमें उसी मेटल का यानी सोडियम का हमें एक्सट्रैक्शन चाहिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के थ्रू, तो हम लोग इसलिए सोडियम का सॉल्ट सॉल्यूशन लिया। याद रखना जिस मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है उसी का सॉल्ट सॉल्यूशन लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे NaCl सॉल्यूशन है, दिस इज एन सोडियम स्ट्रिप, प्योर मेटल, प्योर सोडियम का एक स्ट्रिप है ये, प्योर सोडियम, सोडियम मतलब Na है ना, अभी से सिंबल से याद रखना है अभी हर एक मेटल्स को, एलिमेंट्स को। तो प्योर सोडियम का एक मेटलिक स्ट्रिप हो गया, प्योर सोडियम का एक स्ट्रिप हो गया, स्ट्रिप ऑफ प्योर सोडियम, प्योर सोडियम का एक स्ट्रिप, स्ट्रिप यानी थोड़ा सा पतला सा, जैसे हमारा मेटलिक स्केल्स देखे होंगे आप लोग, ऐसा एक प्योर उससे भी पतला प्योर सोडियम का एक स्ट्रिप लेना है। अब ये किस चीज़ का काम करेगा, ये कैथोड का काम करेगा, कैथोड यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का काम करेगा, ठीक है। और उसका ऑपोजिट में क्या लेना है, एक इम्प्योरिटी रहने वाला, ठीक है, जिसमें इम्प्योरिटी प्रेजेंट हो, ऐसा एक इलेक्ट्रोड लेना है, ले रहे हो ना, ठीक है। अब क्या होगा, चीज़ होगा एकदम गौर से समझो, बहुत छोटा सा चीज़ है। अब इसमें क्या करें, सॉल्ट सोल्यूशन में इसको डुबो दिया, अब इसको बाहर से एक मेटेलिक वायर से इसको कनेक्ट कर दो, है ना, मेटेलिक वायर से कनेक्ट कर देना है। ये स्विच है, सपोज दिस इज योर स्विच, इज योर बैटरी, कनेक्ट कर दिया, है ना। अब वहाँ पे आपका आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा, आपका नेगेटिव चार्ज आएगा, है ना। अब दिस इज योर स्विच, आपका स्विच है, स्विच सपोज हमने क्या कर दिया, ऑन कर दिया, देखो ऑन कर दिया हमने, है ना। ये जो डॉटेड लाइन दिखा रहा है वो ऑन कर दिया हमने। अब ऑन कर दिया तो करंट कहाँ, कौन सा तरफ फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना। दिस इज योर पॉजिटिव रॉड, दिस इज योर नेगेटिव रॉड, है ना। ये आपका पॉजिटिव रॉड है, ये आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, मतलब रॉड मतलब इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का काम करेगा अब ये एनोड। दिस इज योर कैथोड, दिस इज योर कैथोड, ये आपका एनोड है, लिखे एनोड, एनोड। अबे जगह नहीं हो रहा है, आप समझ लेना, ये वाला एनोड पार्ट है आपका, दिस इज योर कैथोड पार्ट, लेफ्ट साइड, लेफ्ट वन इज योर कैथोड, विल एक्ट एज कैथोड एंड राइट वन विल एक्ट एज एनोड, ठीक है। तो दो रॉड मिल गया। अब करंट तो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करेगा ना, तो करंट कौन सा डायरेक्शन फ्लो करेगा, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, दिखाई दे रहा है कौन सा डायरेक्शन, तो कैथोड से होकर सॉल्यूशन से होकर एनोड में जाएगा, ठीक है। एक ही सॉल्यूशन में दोनों को डुबा दिया गया है ना। और इलेक्ट्रॉन कौन सा तरफ फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फ्लोज ऑपोजिट टू दैट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। करंट जिस तरफ फ्लो कर रहा है उसके ऑपोजिट में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। तो इलेक्ट्रॉन सपोज इस तरफ फ्लो कर रहा है, देखिए मैं एरो से दिखा रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो करेगा, समझ में आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन राइट क्लॉकवाइज फ्लो करेगा और करंट एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, डायग्राम के बेसिस में। तो ये जब सिचुएशन प्रोसेस होता रहेगा तब क्या होगा कि ये जो NaCl है ना, इसमें से Na, ठीक है, जो सोडियम है वो क्या करेगा, निकलता रहेगा। Na निकल के क्या करेगा, अपना जो कैथोड है, ठीक है, अपने आप के अंदर घुसता रहेगा। ये सॉल्यूशन से Na निकलेगा, किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी पास कर दिया जा रहा है ना। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, ये जो आपका सॉल्यूशन है, यहाँ पे सॉल्यूशन में डुबो दिया गया है ना, ये सॉल्यूशन में ये जो दोनों के बीच में आयोनिक बॉन्ड है, सोडियम और क्लोरीन के बीच में जो आयोनिक बॉन्ड बना हुआ है, ये टूट जाएगा। आयोनिक बॉन्ड टूट गया, आयोनिक बॉन्ड टूट गया तो Na+ अलग हो गया, ये Na+ अलग हो गया और यहाँ से Cl- भी अलग हो गया, ठीक है। दिखाई दे रहा है आपको, मेरे बातों पर ध्यान दीजिए आप। Na+ अलग हो गया, Cl- अलग हो गया। मैं ब्लैक पेन से दिखा देता हूँ, देखो ये Na+ है और ये Cl- है, दोनों अलग हो गया, है ना। अब दोनों अलग हो गया तो Na+ कहाँ जाएगा, Na+ का तो अपना एलिमेंट उसको मिल चुका है, अपना
मेटल, तो ये जो कैथोड है ना, ये कैथोड क्या खुद का ही तो है, ये कैथोड में जाके घुस जाएगा वो, ठीक है। किस फॉर्म में घुसेगा? आयन फॉर्म में ही घुसेगा, Na+ के फॉर्म में जाके घुस जाएगा वो। कहाँ पे? अपना कैथोड में, ठीक है। अंडरस्टूड? तो यही चीज़ समझना है हमें इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में। अंडरस्टूड? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फ्यूचर, अभी आगे आगे हम लोग रिफाइनिंग बोल के एक टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें भी कुछ इसी तरह का चीज़ है, उसमें थोड़ा और भी कुछ दिखने को मिलता है। इसमें हम इतना चीज़ तक जान लेते हैं, इतना तक आप सिर्फ रिडक्शन में याद रखिए, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में, कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास कर दिया जाएगा फुल एपारेटस में, तो सॉल्यूशन में जो भी कंपाउंड प्रेजेंट है, जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है, वो अलग हो जाएगा। अलग होके सोडियम क्या करेगा? सोडियम अपना कैथोड में जाके घुस जाएगा। अंडरस्टूड? आयन फॉर्म में। समझ में आ गया? ओके, दिस इज योर इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। कैसे घुसेगा इसको थोड़ा रिएक्शन से समझो। देखो, दिस इज योर रिएक्शन। ओके, तो क्या दिखाई दे रहा है इधर आपको? ठीक है, देखो देखो कैसे आयंस जाता है अपना कैथोड में जाकर, जो डिजोल्व होगा। अभी समझ में आएगा कैथोड में मतलब कहाँ पे जाकर डिजोल्व होगा? अपने आपके अंदर ही जाके घुसेगा, क्योंकि उसको अभी प्योर स्टेट में आ जाना है। अभी उसको शांति मिल गया है ना, मुक्ति मिल गया। प्योर स्टेट में आ गया मतलब उसको मुक्ति मिल गया। अब प्योर स्टेट में आएगा कैसे? देखो, सी द फर्स्ट वन। अब फर्स्ट स्टेप में क्या दिखाई दे रहा है? Na+ है ना, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया हो। वहाँ पे दिखाई दे रहा था ना, करंट से इस तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा था। ऊपर में भी E लिख के दिया था डायग्राम में, है ना, करंट से। और डायग्राम आप कॉपी में पहले आपको देखिए, डायग्राम को ड्रॉ करना है, बार बार बोल रहा हूँ आपको। अभी जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया था, ये डायग्राम में आप डायग्राम को, वीडियो को पॉज करके आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। डायग्राम ड्रॉ करो तो ये समझ में आ जाएगा। देखो, तो इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ करंट फ्लो कर रहा था, तो उसमें से एक एक करके इलेक्ट्रॉन का आयन घुसता रहेगा और इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करता रहेगा। किससे? क्योंकि वो आयन, क्योंकि लेफ्ट साइड में जो कैथोड था वो प्योर फॉर्म में था। प्योर फॉर्म में यानी न्यूट्रल फॉर्म में था, ठीक है। तो न्यूट्रल स्टेट में था, हमने देखा। तो न्यूट्रल स्टेट में जब वो था, तो अब Na+ जो उसमें एंट्री कर रहा है, Na+ जो उसमें अभी घुस रहा है कैथोड में जाके, मतलब ये जो स्ट्रिप था इसका लेफ्ट साइड वाला जो कैथोड था, उसमें जाके एंट्री कर रहा था ना Na+ के फॉर्म में। सॉल्यूशन से इलेक्ट्रोड में घुस रहा था, वो कैथोड में घुस रहा था, तो आयन के फॉर्म में घुस रहा था। आयन के फॉर्म में थोड़ी ना उसको एक्सेप्ट करेगा कोई, है ना, तो उसको प्योर फॉर्म में आना पड़ेगा। तो प्योर फॉर्म में कैसे आएगा? तो ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, ऐसा करके जो इलेक्ट्रॉन कैथोड से होकर सॉल्यूशन में आ रहा है, करंट पास हो रहा है, साथ साथ इलेक्ट्रॉन जो आप मूव कर रहा है पूरा सॉल्यूशन में, इसमें से एक एक करके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, वो न्यूट्रल फॉर्म में आ गया, न्यूट्रल फॉर्म में आ गया, कैथोड में घुस गया, ठीक है। क्लोरीन क्या करेगा? अब क्लोरीन अकेला बन गया, अब उसका तो उपाय नहीं। वो क्या करेगा? अपना जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, अब वो तो Cl- बन गया ना, ये सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन में Cl- अकेला बच गया, ठीक है। अब ये जो कैथोड था उसमें तो Na चला गया। अब इलेक्ट्रॉन जैसा पास हो रहा था, ऐसा करके इलेक्ट्रॉन को सोडियम ने एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट करके Na+ से Na बन गया, Na बन के मेटल में घुस गया। और क्लोरीन क्या किया? अपना इस इलेक्ट्रॉन को भेज दिया, मतलब निकाल दिया अपने आप से, ठीक है। वो सोच रहा है कि मेरा ये इलेक्ट्रॉन ही मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, चलो मैं इस इलेक्ट्रॉन को हटा देता हूँ। तो वो क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो क्या होगा? अब इलेक्ट्रॉन किसको छोड़ेगा? वो जो सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है ना, ठीक है, वहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा। जैसे ही रिलीज कर देगा, वो क्या कर जाएगा? न्यूट्रल स्टेट में आ जाएगा। अंडरस्टूड? तो क्लोरीन से जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर मौजूद था उसका माथा में, ठीक है, वो निकल जाएगा। कहाँ पे निकल जाएगा? सॉल्यूशन में निकल जाएगा, खुद निकल देगा सॉल्यूशन में। इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से वो सॉल्यूशन में अपना आयन को छोड़ देगा, छोड़ के खुद न्यूट्रल स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि सोडियम खुद चला गया, तो इसको बॉन्ड बनाने के लिए कोई है नहीं, तो इसका भलाई इसमें ही है कि वो अपना प्योर स्टेट में आ जाए। समझ में आ गया? अब लेफ्ट साइड वाला को और राइट साइड वाला को प्लस करो, एडिंग लेफ्ट साइड ऑफ द रिएक्शन एंड राइट साइड ऑफ द रिएक्शन, प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड को प्लस करो, तो क्या मिल रहा है हमें? लेफ्ट साइड में देखो Na+ है, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है, Na+ एक पॉजिटिव चार्ज, और इधर एक नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज कैंसिल हो गया, तो NaCl बन गया ना ये, तो देखिए NaCl बन गया। और ये NaCl, तो इस रिएक्शन का बाद टोटली अगर सम अप करके हम लोग लिखे तो क्या दिखा जाता है? NaCl डिकम्पोजेस, इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं हम लोग, तो इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है? एक प्रकार का करंट, हीट ही तो है ना। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या है? सिंगल रिएक्टेंट ऑन हीटिंग डिकम्पोजेस टू 2 और मोर रिएक्टेंट। तो वही चीज़ हो गया, देखो लेफ्ट साइड को हम लोग ऐड कर दिए
और हीट इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, हीट क्या इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, तो Na और Cl2 बोल के दो न्यूट्रल फॉर्म में वो अलग अलग हो गया। अंडरस्टूड व्हाट वी आर सीइंग देयर हियर दैट वन सिंगल रिएक्टेंट दैट इज ये जो Na प्लस था और Cl माइनस था दोनों एक साथ कंबाइन हो गया, कंबाइन होकर NaCl बन गया। अभी इसी NaCl में जब इलेक्ट्रिसिटी पास किया, ठीक है, मतलब इस पूरा का पूरा सिचुएशन जो हमने यहाँ पे पढ़ा इसी को शॉर्ट में लोग इस रिएक्शन से समझ सकते हैं, ठीक है, सी दिस रिएक्शन ओनली। तो NaCl था, इलेक्ट्रिसिटी पास किया, Na और Cl नाम का दो न्यूट्रल एटम में अलग हो गया, नाम का नहीं, Na और Cl में अलग अलग हो गया। अंडरस्टूड? तो कैसे सेपरेट हुआ हमें डायग्राम से समझ में आ गया। दिस होल मेथड इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। ऐसे करके हम लोग मेटल्स को, हाई रिएक्टिव मेटल्स को हम लोग उसका ओर से अलग कर सकते हैं। अब देखो ये डायरेक्टली प्योर फॉर्म में आ गया। हमने यहाँ पे एक चीज़ पढ़ा था ना, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक चीज़ ये मैंने यहाँ पे राइट साइड दिया, पोच देते हैं हम लोग इसको। ओके, यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है क्या, मेटल्स ऑब्टेन फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन आर प्योर इन फॉर्म। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का प्रोसेस से जब भी हमें मेटल मिलता है वो क्या होता है, प्योर फॉर्म में होता है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के प्रोसेस से हम लोग कभी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे ना उसका ओर से, तो डायरेक्टली प्योर फॉर्म में आ जाता है वो। देखो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करके मेटल को पा लिए, तो ये देखो डायरेक्ट प्योर फॉर्म में आ गया। दिस इज योर प्योर फॉर्म, कोई भी इम्प्योरिटीज इसमें प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। दिस इज प्योर फॉर्म। अंडरस्टूड? आगे बढ़े, अभी होने ही वाला है भाई, ख़त्म ही तो हो गया भाई, बहुत ईजी है ना। रिफाइनिंग क्या है, क्लीनिंग बोल रहा था ना मैं, तो रिफाइनिंग क्या है ना, मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड, ठीक है। मेटल्स क्या है, मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वेरियस मेथड्स कंटेन सम इम्प्योरिटीज, दस दे आर रिक्वायर्ड टू बी रिफाइंड। तो मेटल जो हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ना, बहुत मेथड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड से, ठीक है। और मतलब एक्सट्रैक्ट क्यों किया जाता है, क्योंकि मतलब जनरली एक्सट्रैक्ट क्यों किया जाता है, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। तो उसमें जैसे हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे डायरेक्टली, तो देखेंगे कि बहुत सारे इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, तो उसको तो रिफाइन करना पड़ेगा ना, क्लीन करना पड़ेगा, हमें तो प्योर मेटल चाहिए। तो रिफाइनिंग हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से एक ही तो बात हो गया। रिफाइनिंग करते हैं हम लोग किससे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से। ये भी प्रोसेस थोड़ा सा अलग है, ठीक है। ये रिफाइनिंग प्रोसेस क्यों अलग है, रिफाइनिंग हम लोग मेनली मिडिल रिएक्टिव एलिमेंट्स के लिए करते हैं, मिडिल रिएक्टिव मेटल, ठीक है। मैं एलिमेंट बार बार बोल रहा हूँ हर जगह में, तो एलिमेंट मतलब इधर मेटल का बात हो रहा है सिर्फ, ठीक है। तो मेटल पर ध्यान दीजिए। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन जैसा ही है, थोड़ा सा उसमें और थोड़ा सा डिफरेंस है। पहले डेफिनेशन थोड़ा जान लेते हैं। इन दिस प्रोसेस, यानी इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, क्या होता है इस रिफाइनिंग में, एक इम्प्योर मेटल का लंप लिया जाता है। लंप मतलब पता है, ठीक है, जैसे पत्थर का एक टुकड़ा हो गया, आप रॉक सॉल्ट का लंप देखते हो ना, ऐसा टुकड़ा ऐसा ले लो, या फिर एक बड़ा सा एक रॉड अगर ले सकते हो इम्प्योर मेटल का, अच्छा है। मतलब जिस मेटल को आपको रिफाइन करना है उसी मेटल का इम्प्योर स्टेट को लेना है आपको, एक साइड में आपको इम्प्योर स्टेट को लेना है, किसका, जिस मेटल को आप रिफाइन कर रहे हो उसका। सो यू हैव टू टेक ए लंप ऑफ इम्प्योर मेटल ऑन वन साइड एंड ए थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल, ठीक है, ऑन अदर साइड। तो दो चीज़ लेना है आपको, एक लंप ऑफ प्योर इम्प्योर मेटल और थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल। एक थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल लेना है, दूसरा इम्प्योर मेटल लेना है, ठीक है। दिस इज योर इम्प्योर मेटल, ठीक है। दिस इज योर प्योर मेटल स्ट्रिप, प्योर मेटल स्ट्रिप। अंडरस्टूड? नो डाउट सर, ठीक है। दोनों चीज़ हमने ले लिया, प्योर है। स्ट्रिप, स्ट्रिप मैं पतला क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि स्ट्रिप मतलब ही पतला चीज़ होता है, बहुत पतला, ठीक है। और ये इम्प्योर, इम्प्योर तो भाई थोड़ा इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है तो मोटा तो हो गई ना। दोनों को किस में डुबाया जाता है, बोथ आर डिप्ड इन द सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल टू बी रिफाइंड। बात समझ में आ रहा है? तो जो मेटल तुम ले रहे हो इधर, यहाँ पे जो मेटल ले रहे हो, सपोज सोडियम ले रहे हो, तो सोडियम का सॉल्यूशन होना चाहिए। मैं पहले वाला में इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का एक्सप्लेनेशन में भी समझा रहा था कि सॉल्यूशन में कौन सा सॉल्यूशन होना चाहिए, कौन सा मेटल का, जिस मेटल को तुम रिफाइन कर रहे हो उसी का, दूसरा कोई इधर पे आके हाथ नहीं बटाएगा, ठीक है। Now, when an electric current is passed through the solution, pure metal is deposited over a thin strip of pure metal. ठीक है, बात समझ में नहीं आ रहा है? समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेने का एकदम। When an electric current is passed through the solution, pure metal is deposited over the thin strip of pure metal from a lump of impure metal. In this, impure metal is used as anode and pure metal is cathode. आप सिर्फ इतना याद रखिए, सॉल्यूशन उसी मेटल का होना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको सिर्फ कुछ नहीं बता रहा है, आपको सिर्फ एपैरेटस बता रहा है क्या क्या चाहिए इस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। सिर्फ आप इतना चीज़ ध्यान रखिए कि
मैं ब्लू इंक से जो दिखा रहा हूँ इसको इसमें आप ध्यान दीजिए और इसको याद रखिए। ये आपका हमेशा एनोड होगा। इम्प्योर वाला को एनोड लेना है, प्योर वाला को कैथोड ही लेना है। रिमेंबर, कॉन्फ्यूज नहीं होना है। प्योर हो गया कैथोड, इम्प्योर हो गया एनोड। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग को कैसे हम लोग इस प्रोसेस को कैरिड आउट करते हैं। देखो, सी लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ मेटल लाइक कॉपर। कॉपर का एग्जांपल लेते हैं ना। सी द डायग्राम। अब इस सब आगे आगे भाई, आगे आगे देखो, इतना इजी सा चीज़ है ना सर। ओके, देख लो, बहुत सिंपल सा चीज़ है। लास्ट टॉपिक, मतलब बहुत छोटा सा, इस टॉपिक के बाद वही खत्म ही हो गया मान लो। ठीक है, सो ए लंप ऑफ इम्प्योर कॉपर मेटल। तो ठीक है, एक तरफ हम लोग क्या रहे हैं, देखो मैं कैथोड एनोड किसको लिया था, इम्प्योर। तो दिस इज योर इम्प्योर, ये आपका इम्प्योर हो गया। प्योर कौन सा है, दिस इज, ये वाला प्योर हो गया। अंडरस्टूड। अब ये एक बीकर है आपका, ठीक है, ये दिस इज योर बीकर। बीकर को आप इस कलर से डिनोट कर दो, है ना। तो ये आपका बीकर है। लेकिन अब बीकर आ गया आपके पास, एक कैथोड ले लिया, एक एनोड ले लिया। ठीक है, दोनों ही किस चीज़ का बना हुआ है, कॉपर का, Cu। ठीक है, कॉपर का है। तो सॉल्यूशन में क्या होगा, कॉपर का होगा। तो ये हैव टेकन द CuSO4 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ज़्यादातर हम लोग सल्फेट से ही बना सकते हैं। ठीक है, सल्फेट से बनता है। तो CuSO4 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया। नाउ अभी करना क्या है आपको, देखिए चीज़ों का ध्यान से समझिए। अभी क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जो लिखा हुआ है वही चीज़ मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। ठीक है, आउटर साइड से अभी, ठीक है, दोनों को अभी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इसका जो सॉल्ट सॉल्यूशन में उसमें डुबो दिया। ठीक है, एक बीकर लिया, फट से समझा रहा हूँ। एक बीकर लिया, उसमें एक प्योर मेटल स्ट्रिप ले लिया, एक इम्प्योर मेटल का लंप ले लिया, मतलब प्योर मेटल भी स्ट्रिप और इम्प्योर मेटल का एक रॉड ले लिया। अब प्योर मेटल को हमने कैथोड मान लिया, इम्प्योर मेटल को हमने एनोड मान लिया। दोनों को उसी का, मतलब उसी मेटल का सॉल्ट में डुबो दिया। सॉल्ट क्या है, कॉपर सल्फेट। कॉपर मेटल लिया तो कॉपर सल्फेट सॉल्ट सॉल्यूशन लेना है। ठीक है, उसमें डुबो दिया। अब ये सब दिख रहा है ना आपको, ये डार्क वाला, ये सब लेकिन सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में देखिए डूबा हुआ है। अब आउटर साइड से हमने क्या किया, इधर पे देखिए ऊपर में क्या है, एक वायरिंग दिखाई दे रहा है ना, वायरिंग जा रहा है। ठीक है, वायरिंग किया हुआ है। ठीक है, दोनों रॉड को आउटर साइड से हमने वायरिंग किया, वायरिंग कर दिया, बैटरी लगा दिया। ठीक है, ये बैटरी है। उसके बाद स्विच भी डाल दिया, स्विच ऑन होगा तभी जाकर करंट पास होगा। ठीक है, एक बैटरी का एक साइड पॉजिटिव है। ठीक है, बैटरी का एक साइड पॉजिटिव है, एक साइड नेगेटिव है। अंडरस्टूड, फुल अपैरेटस समझ में आ गया। अब देखो काम कैसे होता है, समझ में आ रहा है, ये चीज़ समझ में आ गया। नीड नॉट टू वरी, क्लियर कर दे। देखो स्विच को जब हम लोग ऑन पोजीशन में लेके आएंगे, वी ब्रिंग द स्विच इन ऑन पोजीशन, साथ साथ क्या होना शुरू हो जाएगा, करंट विल स्टार्ट टू फ्लो। करंट फ्लो होना शुरू होगा। करंट कौन सा डायरेक्शन में फ्लो होगा, देखिए पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ पे है ना, तो इस तरफ करंट फ्लो होगा। इस तरफ से होकर ऐसा होकर, सॉल्यूशन से ऐसा होकर ऐसा करके, सॉल्यूशन क्या करेगा, क्लोज्ड लूप बना देगा, क्योंकि सॉल्ट सॉल्यूशन से करंट पास हो सकता है। दैट्स वाई सॉल्ट सॉल्यूशन इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, सॉल्ट सॉल्यूशन इज ऑल्सो नोन एज, अरे बोलो, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। और इलेक्ट्रॉन कौन सा डायरेक्शन में फ्लो होगा, ऑपोजिट टू दैट, उसका ऑपोजिट में फ्लो करेगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो करेगा। अंडरस्टूड। देखिए इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन भी यही दिखा रहा है, आई दिखा रहा है ना, ये जो एरो दिखा रहा है आपको, देखियो दिस इज एरो, ये जो एरो आपको दिखा रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन दिखा रहा है ये, तो ऑपोजिट टू फ्लो करंट, करंट का ऑपोजिट में फ्लो कर रहे हैं, देखो, है ना। तो करंट का ऑपोजिट में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। अब ये जो प्रोसेस चलता रहेगा तो होगा क्या, ये जो इम्प्योरिटी वाला जो रॉड है ना, जो हमारा इम्प्योर कॉपर रॉड था जिसको हम लोग एनोड लिए थे, इससे क्या होगा, इसके अंदर भी तो कॉपर है ना, लेकिन ये इम्प्योरिटी, इसका कॉपर के साथ साथ इसमें इम्प्योरिटी भी प्रेजेंट है। तो इसमें जो भी कॉपर है ना, वो क्या करेगा, पूछ देता हूँ, इसमें जो भी कॉपर है वो क्या करेगा, इस रॉड से यानी एनोड से कौन सा तरफ भागेगा, कैथोड की तरफ, कैथोड में जाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो Cu2+ क्या करेगा, कैथोड की तरफ जाना शुरू कर देगा। अब कैथोड की तरफ जाएगा तो कैसे जाएगा, वो आयन के फॉर्म में तो घुस नहीं सकता कैथोड में जाकर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये देखो इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेगा, करके इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये न्यूट्रल स्टेट में आ जाएगा। अभी देखो ये कॉपर 2+ स्टेट में है ना, तो न्यूट्रल स्टेट में आ जाएगा। कैसे आएगा देख लो। ठीक है, जैसे जैसे एनोड से कैथोड की तरफ Cu2+ भागेगा, ठीक है, कॉपर
आयनिक फॉर्म से न्यूट्रल फॉर्म में कन्वर्ट होकर भागेगा, वैसे वैसे इससे मतलब प्योर मेटल से Cu2+ निकल कर सोल्यूशन में जाएगा, ठीक है, सोल्यूशन में डिसॉल्व होगा। समझ में आ रहा है बात? और इनके साथ साथ क्या होगा, जो इम्प्यूरिटीज, अब तो ये इसमें इम्प्यूरिटीज बच गया ना, ये जो रॉड है आपका इसमें क्या बच गया, इम्प्यूरिटीज बच गया। अब प्योर मेटल तो चला गया कैथोड की तरफ, तो इम्प्यूरिटीज जो है ना नीचे जाके जमा हो जाएगा। अब देखो ये जो इम्प्यूरिटीज है ना, इसका जो इम्प्यूरिटीज है नीचे जाके जमा होता रहेगा, धीरे धीरे नीचे जाता रहेगा, नीचे जाता रहेगा, नीचे जाता रहेगा, और ऐसा टाइम आएगा पूरा का पूरा इम्प्यूरिटीज नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसमें जितना भी इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट है वो नीचे आके जमा हो जाएगा। दिस इम्प्यूरिटीज इज नोन एज व्हाट, एनोड मड। इस इम्प्यूरिटीज को हम लोग बोलते हैं एनोड मड। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? क्लियर? नो डाउट। दिस होल मेथड इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। बाय दिस मेथड वी कैन सिंपली सेपरेट ए प्योर मेटल, वी कैन गेट प्योर मेटल फ्रॉम इट्स ओर फॉर्म, ठीक है, और इट्स एक ऑक्साइड फॉर्म, इसका ऑक्साइड फॉर्म से इसका ओर फॉर्म से हम लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं। अंडरस्टूड? एक लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट था, उसके बारे में हम लोग पढ़े, अभी आगे बढ़े। बस आपका इतना तक ही था सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। अभी थोड़ा जनरल चीज़ों के बारे में जान लेते हैं, बस आपका ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज हेडिंग है, एलॉय, ठीक है। एलॉय क्या चीज़ होता है, देखिए एलॉय नाम को पहले भी मिला होगा क्लास 9 में भी, ठीक है। वो मिक्सचर वाला जो हमारा जो चैप्टर था ना, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स हो गया, इज मैटर अराउंड अस प्योर, ठीक है। प्योर इम्प्योर सब्सटेंस में हमारा एलॉय नाम का भी वर्ड आया था। तो एलॉय क्या होता है, द होमोजीनियस मिक्सचर, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ व्हिच थिंग, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल, मेटल के साथ मेटल का मिक्सचर यूनिफॉर्मली, या फिर मेटल के साथ नॉन मेटल का मिक्सचर, नॉन मेटल का मिक्सचर। तो ये ऐसा मिक्सचर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एलॉय। समझ में आ रहा है एलॉय? ओके, अब देखो नेक्स्ट कुछ एग्जांपल से इस चीज़ को हम लोग जानते हैं। एलॉय, फेरस एलॉय बोला जाता है। फेरस यानी आयरन। आयरन एक ऐसा टाइप्स, ये हम लोग एलॉय के कुछ टाइप्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एलॉयज में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एलॉय तो जान लिया, उसका टाइप्स क्या है तो जान लेते हैं। तो एक हो गया फेरस एलॉय। फेरस एलॉय फर्स्ट में हम लोग इसलिए लिए हैं क्योंकि फेरस एलॉय, आयरन एक ऐसा एलिमेंट है, फेरस यानी आयरन। आयरन एक ऐसा एलिमेंट है जो ज़्यादातर आजकल का इंडस्ट्रियल पर्पज़ में यूज़ होता है, ठीक है। कहाँ पे आप लोग को आयरन नहीं मिलेगा, हर जगह में आयरन मिलता है। तो जब किसी चीज़ में आयरन का अमाउंट सबसे ज़्यादा हो, ऐसा एलॉय, ऐसा मिक्सचर जिसमें आयरन का अमाउंट ज़्यादा हो, सबसे मेजोरिटी स्टेट में होता है, उसको बोलते हैं हम लोग फेरस एलॉय, ठीक है। जैसे आपका एग्जाम्पल हो गया निकल स्टील, ठीक है, और बहुत सारा एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसे निक्रोम हो गया, लेकिन निक्रोम में आयरन का अमाउंट कम होता है, वो दैट इज ऑल्सो एन फेरस एलॉय, बट आयरन का अमाउंट बहुत कम हो, इसमें आयरन का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो गया नॉन फेरस एलॉय, जिसमें आयरन प्रेजेंट ना हो, दूसरा मेटल प्रेजेंट हो, ऐसा कंपाउंड जो बना होता है, ठीक है। दूसरा आयरन लाइक मेटल प्रेजेंट है लेकिन आयरन खुद मौजूद नहीं है, ऐसा होमोजीनियस मिक्सचर को बोला जाता है नॉन फेरस एलॉय। अंडरस्टूड? जैसे आपका ब्रोंज हो गया, ब्रोंज का मेडल भी मिलता है ना, तो ब्रोंज में क्या है, कॉपर 90% होता है, टीन 10% होता है। इट इज़ द मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टीन, ठीक है। कॉपर मेजोरिटी स्टेट में रहता है। अंडरस्टूड? दिस इज नॉन फेरस एलॉय, मतलब बिना आयरन का एलॉय। थर्ड वन इज योर एमेलगम। एमेलगम वर्ड सुने होंगे आप लोग, ठीक है। मर्क्यूरी एमेलगम, इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी बहुत हाईएस्ट अमाउंट में रहता है, ऐसा एलिमेंट को बोला जाता है, ऐसा एलॉय को बोला जाता है एमेलगम। जैसे सोडियम के साथ मर्क्यूरी क्या कर रहा है, बॉन्ड बना के बैठा हुआ है, तो सोडियम एमेलगम बोलेंगे। जिंक के साथ मर्क्यूरी बॉन्ड बना के बैठा हुआ है, तो इसको जिंक एमेलगम बोलेंगे। समझ में आ रहा है? नो डाउट। आगे बढ़े, देखो ना व्हाट इज प्रॉपर्टीज के बारे में, थोड़ा प्रॉपर्टीज भी तो जानना जरूरी है ना। तो प्रॉपर्टीज क्या है एलॉय का, एलॉय आर स्ट्रॉन्गर देन द मेटल फ्रॉम व्हिच दे आर ऑब्टेन। एलॉय बहुत ही स्ट्रॉन्गर है, किससे, जिस मेटल से वो बनता है। सपोज एम एक मेटल है, एन और एक मेटल है, दोनों मिलके के बन गया। के क्या है, दिस इज अ एलॉय, ठीक है। ये सब इसका स्ट्रेंथ, के का जो स्ट्रेंथ होगा ना सबसे ज़्यादा होगा, किस चीज़ से के कंपेरेबल से, ये एम और एन के कंपेरेबल से, ठीक है। इसका स्ट्रेंथ का अगर बात करें, एम ले लो या फिर एन ले लो, दोनों के कंपेरेबल से के का जो स्ट्रेंथ है ना बहुत हाई है। समझ में आ रहा है बात? अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट? ओके। सेकेंड प्रॉपर्टी इज योर, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकेंड प्रॉपर्टी है द मोर रेजिस्टेंस टू कॉरोजन। एलॉय का एक बहुत बड़ा एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये कॉरोजन से हमें बहुत बहुत बचाता है, ठीक है। जैसे हम लोग आयरन के ऊपर जिंक का एक गैल्वेनाइज लेप लगाते हैं ना, तो उसमें भी हम लोग उसको मिक्स करते हैं, और आजकल तो बहुत सारे एप्लीकेशन में ऐसा किया जा रहा है
कि एक मेटल के साथ जो मेटल रस्ट होने का चांस है जिसमें, उसके साथ हम लोग ऐसा मेटल्स का मिक्सचर करते हैं होमोजीनियसली जो कि कोरोजन से बहुत दूर में रहता है, ठीक है, जो जिसको कोई कोरोड इजीली नहीं कर सकता, ठीक है। तो एलॉय क्या चीज़ होता है, ये कोरोजन से हमें बचाता है। सेकंड पार्ट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज़। थर्ड इज़ योर मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन ये भाई इस चीज़ में एलॉय थोड़ा हार जाता है, क्या कि एलॉय जब बनेगा ना कोई एक दो या दो से ज़्यादा मेटल्स का, ठीक है, बात को समझ में आ रहा है, बोरिंग नहीं होना है, बहुत ईजी सा चीज़ है, बहुत सिंपल सा चीज़ है, ठीक है, कि एलॉय जब बनता है कोई भी 2-3 मेटल्स का मिक्सचर से, फिर मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर से, उसका मेल्टिंग पॉइंट लेकिन अपना कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल से कम हो जाता है। यानी एग्जांपल ले, सपोज एन है, ठीक है, सोडियम ले लो, पोटेशियम ले लो, दोनों का कॉम्बाइन से हमें सपोज कुछ मिल गया, एक पर्टिकुलर एक एलॉय, कुछ एक कॉमर्शियल नेम से हम लोग कुछ कोई भी XYZ कुछ भी कंपाउंड मिल गया हमें, कोई भी एक पर्टिकुलर कॉमर्शियल एप्लीकेशन का सब्सटेंस मिल गया, कॉमर्शियल सब्सटेंस, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा इस एलॉय का, मतलब ये जो एलॉय बना इसके मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कंपेरेबल टू दिस कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल, जिससे वो बना उसका मेल्टिंग पॉइंट से कम होगा, है ना। तो हम लोग इसको अगर शॉर्ट से समझे तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट एटम, सपोज कोई भी एग्जांपल, जैसे जो एग्जांपल दिया हुआ है तो सोल्डर बोल के एक कॉमर्शियल एलिमेंट का एग्जांपल दे रहा है। इसमें देखिए क्या क्या चीज़ का मौजूदगी है इसमें, टीन और लीड। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टीन, MP ऑफ टीन एंड MP ऑफ लेड, दोनों का जो अपना अपना जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, उसके कंपेरेबल से एलॉय का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है, उसके कंपेरेबल से एलॉय का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा बहुत ही कम होगा, ठीक है। देखो इसका मेल्टिंग पॉइंट इस इंडिविजुअल मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाएगा, किससे, उस एलॉय से, दोनों से बना जो एलॉय, दोनों से मिक्सचर जो एलॉय बना है, यहाँ पे क्या बन रहा है, सोल्डर, तो सोल्डर का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है, सोल्डर का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो इस कंपेरेबल से, ये टीन और लीड का कंपेरेबल से कम होगा, अंडरस्टूड। तो मेल्टिंग पॉइंट कम होता है इसका, ठीक है। और फोर्थ वन जो लास्ट प्रॉपर्टी इसका क्या है, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एलॉय इज ऑल्सो लोअर देन द कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल, इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होता है। तो आप लोग एक काम भी कर सकते हैं, इससे एक फायदा भी, एक थोड़ा खराबी है। खराबी क्या है कि अब एलॉय, इसका एक मेटल को आप लोग अगर एलॉय के एक मेटल को आप लोग अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के फॉर्म में यूज़ कर रहे हो तो उसके एलॉय का आप लोग यूज़ नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि उसका उतना कैपेसिटी नहीं है कि उसका अपना मेटल के जैसा वो अपना बिहेवियर दिखा पाए, ठीक है। अच्छा ही क्या होता है इसका, अच्छा ये होता है कि इसको आप लोग इंसुलेटर के फॉर्म में, पोर कंडक्टर के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, चूँकि इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत कम है, ठीक है, तो पोर कंडक्टर के फॉर्म में हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर, समझ में आ रहा है। तो इन्हीं चैप्टर से रिलेटेड आपका जितना भी क्वेश्चन आंसर है, आपका एक्सरसाइज में हो गया, आपका इंटेक्स क्वेश्चन में भी 1-2 क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो जितना भी आपका रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है सब आपको इन्हीं नोट से मिल जाएगा, ठीक है, भरपूर मात्रा में मिल जाएगा, भरपूर मात्रा में इसमें हर एक डिटेल्स डाला गया है, ठीक है। आशा करता हूँ कि सब समझ में भी आ गया होगा। आपका अगर क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स में आ सकते हैं, और हमारा ईमेल जो दिया हुआ है उससे आप मेल कर सकते हैं हमें, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।